Okay, so hello everyone. Today we are going to cover the bending in beams. Okay, that's our strength of materials chapter. So chapter is bending in beams. Okay, so in which we will discuss about the bending stresses and shear means for now अभी हम बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे आगे जब नेक्स्ट देखेंगे तो shear in beams. Okay, so shear in beam the chapter will be अपन second one. तो पहले हम बेंडिंग देख लेते हैं एक बार. So बेंडिंग आती कैसी है as we know like this is our beam and these are the supports. दिस इज अवर पिन दिस इज रोलर. ओके, ये पिन सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया. यहाँ पे फोर लाइक हमारा कोई लोडिंग अप्लाई है, यूडीएल. ओके, सो यूडी की वजह से क्या आएगा, इसमें बैंडिंग आएगा. सो बैंडिंग की वजह से क्या होता है, बैंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं ऐसे. ये ऊपर का फाइबर है, ये नीचे का फाइबर है, ये ऐसे बैंड हो गया. ओके, सो इसको हम बोलते हैं बैंडिंग. ओके, सो बैंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं. बैंडिंग स्ट्रेस आएगा कैसा. सो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन. लेफ्ट दिस इज अवर बी, दिस इज अवर डी. विड्थ हो गया बीम का, बीम का डेप्थ हो गया, और बीम का हो गया लेंथ. ओके, सो मोमेंट की वजह से मोमेंट स्ट्रेसेस आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस जिसको हम बोलते हैं. सो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे कैसे. सो इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस होती है. ओके, नाम से ही जैसे समझ सकते हो, न्यूट्रल मैं लिख भी देता हूँ. न्यूट्रल एक्सिस. सो न्यूट्रल एक्सिस मीन्स उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा. सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले स्ट्रेन आता है. जैसे हमने पढ़ा है फॉर्मूला स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. सो सबसे पहले स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन के बाद क्या आता है, स्ट्रेस. ओके, तो अगर वहां पे स्ट्रेन नहीं आएगा तो वहां पे क्या है, वहां पे स्ट्रेस भी क्या रहेगा, जीरो. अगर आपका स्ट्रेन जीरो है तो आपका स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो होगा. तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां पे क्या होता है, ये रहा हमारा न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेन जीरो होता है और स्ट्रेस क्या होता है, जीरो. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अगर मैं इसमें नीचे जाऊँ, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो अभी ये मान लो ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, उसी को मैं थोड़ा जूम करके दिखा. ये मेरा बी हो गया, ये मेरा डी हो गया. तो इसके अगर मैं डायग्राम सुनाऊं, दो तरह के डायग्राम होते हैं जैसे कि मुझे पता है. एक तो स्ट्रेन डायग्राम, एक स्ट्रेस डायग्राम. दोनों अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके अलावा मैं कर रहा हूँ स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द क्रॉस सेक्शन. ओके, जिसको हम बोलते हैं अलोंग क्रॉस सेक्शन. सेम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस. ये ऐसे नाम लिख सकते हो, बेंडिंग इसके आगे भी लिख सकते हो बेंडिंग. बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग क्रॉस सेक्शन सेम. तो स्ट्रेन कैसे आता है, अगर हमारा जो बीम है. ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके थोड़ा समझाता हूँ अलग से. मान लो दो तरह की बीम है. एक मेरा बीम है सिंपली सपोर्टेड, और एक मेरा बीम है वो है कैंटिलीवर. ओके, एक मेरा बीम कैंटिलीवर है, एक मेरा सिंपली सपोर्टेड है. दोनों केस में मैंने कुछ कंसंट्रेटेड लोड लगा रखा है, एक एंड पे और एक यहाँ पे. ठीक है, तो ये मेरा ऐसे बैंड होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेग. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, बैंडिंग जब मैंने एसएफडी बीएमडी बताया था तब इसको सेग बोलते हैं. ये ऐसे बैंड होगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैं बता देता हूँ. किसी भी डिफॉर्म स्वेप को जज करने का तरीका यह है कि एक सिंपल बीम लो, अगर आपके मोमेंट्स ऐसे हैं तो ये कैसे बैंड होगा, ये हमारा नीचे की तरफ बैंड होगा, तो इसको हम बोल देंगे सेकंड. सेकंड केस, अगर आपके मोमेंट्स अपोजिट है इसके, ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक है, तो कहाँ बैंड होगा, ऊपर की तरफ. तो ऊपर होगा तो क्या होगा. नाम याद कैसे करोगे, अल्फाबेट आपको याद है, ए से लेके जेड. तो ऊपर क्या आता है, एच. नीचे क्या आएगा, एस. ऐसे याद कर लेना. ठीक है, होगिंग सेकंड. तो यहाँ पे अगर देखते हो तो बैंड मूवमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है इनिशियल स्टेज के हिसाब से, तो आपके हिसाब से नॉमेनक्लेचर इसमें रेडी हो जाएगा. लेकिन मैं बता रहा हूँ वो अलग चीज है. मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको देखते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ इधर, तो मान लो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है. तो नीचे वाली फाइबर्स क्या होंगी, खिंचेंगी. क्योंकि नीचे अगर आप देखते हो तो नीचे क्या हो रहा है, खिंच रहा है. अगर मैं इसको सही से दिखाऊं, ये टॉप फाइबर हो गया, ये आपका बॉटम फाइबर हो गया. ठीक है, टॉप फाइबर में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है. क्योंकि क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक तरह से. अगर आप मान लो पे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो ऐसे जज कर सकते हो, रबड़ है आपके पास कोई सा. ठीक है, रबड़ में आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो ऐसे बेंड होगा एक तरह से. तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा.
और नीचे क्या आएगा, खुलेगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन। ठीक है। तो ऐसे नोट इसको नोट करते हैं, अंदर की तरफ साइन आ रहा है, इसका मतलब है कंप्रेशन और इसका मतलब है टेंशन। तो कंप्रेशन टेंशन, सो धीरे धीरे कंप्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा यहाँ तक, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आओगे तो टेंशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ऊपर वाला जो जोन है ये हमारा कंप्रेसिव जोन है, और नीचे वाला जो जोन है वो हमारा क्या है, टेंशन जोन। तो ऊपर और नीचे किसके रेस्पेक्ट में है, ये सब है न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, तो इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस भी होगी। रेक्टेंगुलर के केस में ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर के केस में आपके, एक मिनट इसका मैं साइज थोड़ा ठीक कर लूं। ठीक है। रेक्टेंगुलर के केस में आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है वो हाफ हाफ होता है, D/2, D/2। ओके। हाफ हाफ में होता है, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो जब आप इसके अलोंग स्ट्रेन बनाओगे तो स्ट्रेन आपको दिख रहा है ऊपर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो वहां पे क्या रहा होगा, पहले कंप्रेसिव स्ट्रेन रहा होगा। ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन सी। एप्सिलॉन सी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन, सी मीन्स कंप्रेशन, एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रेन। ठीक है। तो ऊपर मेरा फिक्स है कि कंप्रेसिव ही रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और नीचे जैसे आओगे वो टेंशन। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे धीरे धीरे देखो कि कंप्रेशन जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, एफिशिएंसी। अगर आपका स्ट्रेन कम हो रहा है तो आपका स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ई तो हमारा सेम है, पूरा सेक्शन का ई क्या है, सेम है, इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या है, सेम। जैसे नीचे गए टेंशन बढ़ता गया, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन, एप्सिलॉन टी बढ़ता गया, तो इसके से क्या आएगा, सीधा हमारा स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर सेम हमारा ये है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ई के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा। ठीक है। तो लीनियर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लीनियर ही होगा सेम, यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, लीनियर रहने वाला है, ऐसे एग्जैक्ट। फर्क सिर्फ किसका आएगा, मल्टीप्लाई ए का आएगा। ओके। तो ये आपका सेम, ये क्या है, कंप्रेशन स्ट्रेस है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ एरो सेक्शन पर। तो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, नीचे करोगे तो आपका, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके। और नीचे का देखते हो तो नीचे आपका क्या है, टेंशन। यहाँ पे आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। तो ये कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आपको ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कि आपका ये भी लीनियर होता है और ये भी क्या होता है, लीनियर, स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी। ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे मैंने किसका बताया था एग्जांपल, इसका, ये इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, अगर मैं इसको वापस से ऐसे बनाऊं सेम, ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये बैंड कैसे होगा, ये होगा ऐसे बैंड। अगर आप देखते हो तो नीचे तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, खिंच रहा है, एक तरह से देखते हो तो। इसको देखो तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, खिंचाव आ रहा है, तो ऊपर आने वाला टेंशन और नीचे आने वाला कंप्रेशन। तो ये आपको एक तरह से ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल सेम है, वही रबड़ का एक बार लो, रबड़ का होना चाहिए, अगर आप सोचो आइडियलाइज, अगर इसको सोचते हो विजुलाइज करना है, तो रबड़ का बार लेके उस पे एक लोड लाओगे इस तरफ, इसको फिक्स पकड़ के, तो आपको दिख जाएगा नीचे थोड़ा रबड़ के जो होंगे वो ऐसे अंडुलेशंस दिखेंगे, यहाँ पे एकदम प्लेन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेच। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव। तो अगर इसका बनाते हो तो जस्ट इसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, मैं इधर बनाता हूँ। अगर आप इसका बनाओगे तो जस्ट क्या बनेगा, अपोजिट। तो मान लो ये मैं बना रहा हूँ इसका स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में ऊपर क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा, है तो अभी भी रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस तो अभी भी वहीं पे होगी। तो ये आपको बनेगा इसका। ठीक है, सेम स्ट्रेस बनाओगे तो भी वो भी सेम होगा, इधर की तरफ आपका कंप्रेशन, टेंशन आएगा, इधर कंप्रेशन। ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका टेंशन है, ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है, किसके लिए, इस केस के लिए, कैंटिलीवर के लिए। तो ऐसे आपको देखना है। ठीक है, कि कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पे टेंशन हो रहा है, तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अलग तरीका क्या है अगर इसको सोचना है तो, अगर इसका आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो वो बनेगा ऐसा। मैंने बता दिया बीएमडी में, यहाँ पे PL/4 हो जाएगा, अगर L/2 इधर से है तो ये क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। इस केस में क्या होता है, हॉगिंग आता है, याद हो तो हॉगिंग मोमेंट आते हैं तो आपके ऊपर टेंशन आएगा, नीचे कंप्रेशन आएगा। सैगिंग आता है, पॉजिटिव मीन सैग, नेगेटिव मीन हॉगिंग, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका हॉगिंग है, पॉजिटिव मतलब होता है सैगिंग। ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो, क्या बता रहा था मैं, हाँ, पॉजिटिव आता है तो आपका ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक एग्जांपल मैं अलग से ले लेता हूँ, मान लो आपका फिक्स्ड बीम, फॉर एग्जांपल, बस समझाने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा समझाना है मेरे को।
एस पे अगर कुछ यूडीए लगता है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं खुद बना देता हूँ, ताकि आपको ये नहीं कि इस पे भी मेहनत करनी पड़े, मैं खुद बना रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस रीजन में यहाँ तक के जितना भी पोर्शन है बीम का, उस पोर्शन में सेग होगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। मतलब क्या होगा, होगिंग का मतलब है तो ऊपर क्या आएगा, टेंशन आएगा, नीचे क्या आएगा, कंप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना बीम का पोर्शन है उसमें ऊपर क्या आने वाला है, टेंशन आने वाला है, और नीचे क्या आने वाला है, कंप्रेशन। अभी मैं बस सिग्नेचर सॉरी साइन बता रहा हूँ, साइन मीन्स नेचर कैसा होगा। मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में करेंगे, अभी बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे देखोगे इस रीजन में, तो इस रीजन में भी सेम है, नेगेटिव है इसलिए, और बीच वाला क्या हो जाएगा, ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा रहेगा मतलब नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन। तो ये बेसिक है पूरा। अब हम थोड़ा फॉर्मूलेस की तरफ जाते हैं, फॉर्मूला कौन कौन से जो हमारे काम के हैं। तो फॉर्मूला की तरफ अगर जाते हो, तो सबसे पहले तो अजम्पशंस है, कुछ अजम्पशन मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि ये भी पूछता है एग्जाम्स में। पहला अजम्पशन, ओके। तो पहला अजम्पशन जो आपका है वो है मटेरियल आपका होना चाहिए होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक। इनका मतलब आप जानते होंगे सर, इलास्टिक, एंड आपका जो हुक्स लॉ है वो होना चाहिए वैलिड। हुक्स लॉ क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मान लो कि मेरा कोई बीम है, तो बीम में अगर कोई भी मेरा इलास्टिसिटी हुआ, जैसे हमारे पास चार तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। यंग्स मॉडुलस होता है, शियर मॉडुलस होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस होता है, और हमारा पॉइजन रेशियो होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की, उसको डिफाइन करने के लिए। तो मान लो अगर मैं ई को पकड़ता हूँ, तो सब जगह जो मेरा ई है किसी भी एक डायरेक्शन में, सब जगह क्या होगा, सेम होगा। ये होता है मतलब होमोजीनियस का। आइसोट्रोपिक देखते हो, तो आइसोट्रोपिक सेम मेरा एग्जांपल है, एक पॉइंट पे सभी दिशाओं में, ओके, मेरा ए सेम होगा। एक पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, अलग अलग पॉइंट पे एक दिशा में, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे सभी दिशा में, ओके, सभी डायरेक्शन के अंदर। तो ये इसमें फर्क है, अगर कोई पूछे अगर इंटरव्यू में कहीं पे भी, तो ये फर्क होता है होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक। इलास्टिक मतलब आप जानते हो, और ओक्सलो आप जानते हो क्या होता है, सिग्मा। ये मीन्स हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हम क्या लेने, लीनियर। मतलब हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आगे हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमारा डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। माइल्ड स्टील के लिए देखते हो तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम कहाँ तक स्टडी करेंगे, पहले पॉइंट तक, तो हम यहीं तक है बस। इसके आगे की स्टडी हम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ कहाँ तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके आगे क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, तो उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बस यहीं तक कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे हमारे सेक्शन को, ओके। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि जो यंग्स मॉडुलस है, जिसका मैंने बताया था इसे मल्टीप्लाई करना है आपको स्ट्रेन से, तो वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किस किस में, टेंसाइल के अंदर और कंप्रेशन के अंदर। अगर ये सेम नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई से अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर है, हम इसको रखेंगे सेम। थर्ड एग्जांपल, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रखना है टेंशन में, कंप्रेशन में। अगला एग्जांपल है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, जो भी हमने देखा था कि क्रॉस सेक्शन में कैसा स्ट्रेस आ रहा है, कितना कैसे स्ट्रेन आ रहा है। सो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, बैंडिंग से पहले भी प्लेन होना चाहिए। बैंडिंग से पहले मीन्स बिफोर बैंडिंग एंड आफ्टर बैंडिंग, दोनों केस में क्या होना चाहिए, प्लेन। प्लेन मीन्स सीधा, ये नहीं कि उसमें भी बैंड करवा रहा है, उसके अंदर का और हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम देखेंगे पूरा प्लेन है, प्लेन ही रहेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे, कैसे मतलब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऑफिस से कोई बीम है, अब इस पे कोई लोडिंग हुआ तो ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म होता जा रहा है, ठीक है, पहले इतना हुआ। नहीं, सही से नहीं बना, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे है, तो ये अगर मेरा प्लान ऐसे है, तो ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही अगर मैं इसको और थोड़ा बैंड करता हूँ, मान लो ऐसा होगा नहीं वैसे ये, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत एंगल्स आएंगे, तो वो मैं अभी बता नहीं रहा सही से, ठीक है, उसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहा। ये प्लेन अभी ऐसा था, तो अभी बाद में भी सीधा ही होना चाहिए। मेन इसके अंदर हमने कि ये भी ऐसे कर हो चुका है, कर उसमें नहीं आना चाहिए, रहना चाहिए सीधा, चाहे वो थोड़ा ऐसा रहे या ऐसा रहे, लेकिन सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट का। अगला जंक्शन हमारा है सीआर डिफॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें सीआर डिफॉर्मेशन नहीं ले रहे, और लिख भी सकते हो अलग से, सीआर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड।
ओके, शेयर डिफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं हमारे केस के अंदर। एंड ओके, चार हमारे ठीक है, चार से हो जाएगा। एंड एक और जोड़ सकते हो, एक और लास्ट आप अगर लेना चाहो तो, लोडिंग प्लेन पासिस थ्रू द, ये लिख देना ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ। लोडिंग प्लेन पासेज एंड थ्रू नहीं, इसको फ्रॉम करते हैं, फ्रॉम सियर सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, ओके, सियर सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख लो। होता क्या है, मान लो आपका एक क्रॉस सेक्शन है, तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन अगर मैं देख रहा हूँ तो इस पे ऊपर क्या है, वो लोडिंग अप्लाई है। ओके, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ साइड से, ये मेरा लोड है, और इस सेक्शन को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो हमेशा कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे। मीन्स जो ये लोड है हमेशा आपके सियर सेंटर से पास करना चाहिए, एस सी, सियर सेंटर। ओके, अगर सियर सेंटर से पास नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ये कहाँ पे है, मेरा ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इस तरफ, ये जो लोड है। ओके, अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, मैंने यहाँ से देखा तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर शिफ्ट हो गया तो ये क्रॉस सेक्शन के सियर सेंटर के अबाउट टॉर्क अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो अलग से स्ट्रेस आ जाएंगे टॉर्क की तरफ से। टॉर्क से क्या आता है, टॉर्क से आते हैं सियर स्ट्रेस। तो फालतू में कोई स्ट्रेस है उसके लिए हम डिस्को डिजाइन नहीं करते, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि फालतू में अलग से कोई स्ट्रेस आए, अननेसेसरी स्ट्रेस। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि हमेशा शेयर सेंटर से ही पास होगा। हम नहीं चाहते कि उसमें अलग से कोई टॉर्सन आए, टॉर्सन की वजह से कोई शेयर स्ट्रेस आए, ठीक है। तो एजम्पशन है, ये आपको ध्यान रखने सारे। अब हम चलते हैं अगले चीज के ऊपर, दैट इज अवर बेंडिंग इक्वेशन। ओके, बेंडिंग इक्वेशन, इसका दूसरा नाम भी लिख लो, मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन। क्योंकि मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन यहीं से आती है, ये यहाँ से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, एम बाई आई एन ए सिग्मा बाय वाई, इसको मैं वाई सही से बनाता हूँ, वाई प्लस इक्वल टू ई बाय आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है चैप्टर की, ठीक है। एम हमारा क्या है, इसके लिए मैं ये पेन ले लेता हूँ और इसका साइज छोटा छोटा करते हैं। एम हमारा है बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। आई हमारा क्या है, आई हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सिग्मा हमारा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई हमारा क्या है, डेप्थ फ्रॉम, समझ जाओगे धीरे धीरे, मैं अभी इसमें बस लिख के समझा रहा हूँ, बाद में डायग्राम समझाऊंगा। ई हमारा क्या है, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मेगा पास्कल में। आर हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी होते क्या है, एक एक करके मैं समझाता हूँ, देखो। मान लो मेरा ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो होता क्या है कि मान लो मुझे इस सेक्शन पर देखना है कि शियर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ कैसे रहा है, ठीक है, इस सेक्शन पे। अगर मान लो इस पे कुछ लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे, और ये मेरा मान लो टोटल लेंथ, ये मेरा 2 मीटर है, ये मेरा 3 मीटर है, और ये मेरा 5 मीटर है, 5 मीटर बाई 5 मीटर का बीम है। ओके, मीन्स 10 मीटर का टोटल, 5 मीटर से मैंने डिवाइड कर दिया उधर, और इस सेक्शन पे मैं निकाल रहा हूँ एक्स एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि आएगा तो ऐसा, आपको पता है ये ऐसा जाएगा नीचे, और नीचे जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, नीचे क्या आएगा, टेंशन। तो आने वाला तो ये ऐसा है, जिसमें सी है ऊपर और टी आएगा नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। लेकिन ये वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये हमको निकालने, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला यहाँ पे, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एम। तो एम मतलब उस सेक्शन पे मोमेंट कितना है, तो इस सेक्शन पे मोमेंट निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि आप रिएक्शन निकाल ही लोगे। यहाँ पे रिएक्शन कितने आएंगे दोनों जगह पे, क्योंकि दोनों इक्वली डिस्टेंस है, 5 मीटर यहाँ से, 5 मीटर यहाँ से, तो 10 का आधा आधा हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। यहाँ पे बेंड मोमेंट कितना आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन मीटर। आगे चलो, आई एन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है, आपने 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में देखा होगा, जैसे कि अगर आपका रेक्टेंगुलर होता है, तो अगर इसके न्यूट्रल एक्सिस ये है, और ये आपका बी है, और ये आपका एच है, और लो इसको मैं डी ले लेता हूँ,
आंसर, इसको डी ले लेते हैं। तो क्या होगा आपका आई एन ए, ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है, गलती से मान लो अगर याद नहीं है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बी डी क्यूब बाई 12। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, ऊपर से 2h/3 पे होती है और नीचे से h/3, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अगर इसकी टोटल हाइट क्या है, h है, और इसका बेस क्या है, b, तो इसके केस में आई एन ए कितना होगा, bh³ बाई 36। नेक्स्ट ले लो सर्कल है, अगर मान लो आपका क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस वही आपके सेंटर से पास करेगा, मिड में से एकदम। तो इस केस में आपका आई एन ए कितना होगा, πr/4/4। और डी की टर्म्स में याद करो तो πd4/64। ठीक है, πd4/64 या फिर πr4/4। ओके, तो ये इनके आई एन ए है, तो मैंने आई एन ए दे दिया सभी का। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या रेक्टेंगुलर है, मोमेंट आ चुका है, आई एन ए भी आपका आई जाएगा यहाँ से। अगला चलता है सिग्मा और वाई। आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा मेरा क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर जाने पे, पहले इतना है फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा वाई कहाँ से होगा, मैंने लिखा भी है, डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। और यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो भी आप लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है तो। यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे तो वाई, नीचे गए तो भी वाई। तो धीरे धीरे ऊपर अगर जा रहे हो तो आपका वाई क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। वाई अगर बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से आपको आराम से दिख जाएगा, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट को देखते हो अलग से, तो आपका सिग्मा कितना निकल के आएगा, m/i/n/a/y। तो हमारा जो सिग्मा है किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के, क्योंकि मोमेंट तो आपका कांस्टेंट है उस एक सेक्शन के लिए। आई एन ए पूरे सेक्शन के अलोंग कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के लिए एक फॉर्मूला लगेगा बस। वाई आपका वगैरह बढ़ रहा है सेक्शन के अलोंग, तो जैसे ऊपर गए तो वाई बढ़ा, नीचे गए तो भी वाई बढ़ा। ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन, बस फर्क इतना सा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला सिंपल। तो सिग्मा आपको ऐसे निकालना है, मोमेंट की वैल्यू पता है, आई एन की वैल्यू पता है, वाई आपको पता है कि मैं धीरे धीरे गया, मान लो मेरे 10 mm हो गए, यहाँ पे 20 mm है, टोटल 50 हो गया। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू आपकी सिग्मा की भी आ जाएगी पूरे सेक्शन के अलोंग। नीचे भी सेम, 10 mm हो गया पहले, फिर 20 mm, कहाँ से, यहाँ से, हमेशा यहीं से मेजर करना है, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, बढ़ाते जाओ, आपका क्या आ जाएगा, आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर। बाकी बचा आपका क्या, ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बस कहीं यूज होता है कभी कभी, लेकिन अगर एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस में आपका यूज आता नहीं है, जनरली नहीं आता। लेकिन मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन में इसका यूज आता है, इसलिए मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, बट याद कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम में ज्यादा आती नहीं है। तो एक सवाल अगर आपको करना है तो मैं करा देता हूँ। वैसे तो मैंने समझा दिया है कुछ, इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं करा देता हूँ सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मान लो मेरा 20 mm बाय 100 mm का केस है कुछ, और यहाँ पे मेरा यूडीएल अप्लाई है 10 kN/m। लेंथ मेरी मान लो फॉर एग्जांपल 5 मीटर है। ठीक है, मुझे बताना है इस सेक्शन पे कितना होगा, इस सेक्शन पे कितना होगा बेंडिंग स्ट्रेस, इस सेक्शन पे कितना होगा। ठीक है, ये मेरा फॉर एग्जांपल 2 मीटर पे है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, एबीसी नाम अपन ने दे दिया है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें अगर देखते हो तो हमारे केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, ये हमारा रूल है सबसे पहले। और वन बाय वन आपको देखना है क्या क्या हमको चाहिए। मोमेंट चाहिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मैं चल रहा हूँ किसके साथ, पॉइंट सी के साथ। पहले ए ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट ए पे चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, हमारा हिंज सपोर्ट है, तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट हो गया 0। अगर मोमेंट 0 हो गया तो सिग्मा भी क्या आने वाला है, हर केस में क्या आएगा, 0, चाहे वाई कुछ भी हो, चाहे आई एन ए कुछ भी हो। ठीक है, सिग्मा भी क्या होगा, 0। तो इसका अगर बनाते हो तो क्या आएगा, पूरे सेक्शन का लॉन्ग क्या आने वाला है, 0 0 वैल्यू आने वाली है किसकी, सिग्मा की। ए का भी सेम है, बी का भी सेम है, क्योंकि ए पे हमारा क्या है, रोलर है, रोलर पे भी क्या होता है, सेम चीज होती है। ठीक है, तो ए और बी पे तो हो गया 0 0 पूरे सेक्शन के अलोंग। अब अगर आप पॉइंट देखते हो सी, नेक्स्ट पॉइंट आपका अगर लेते हो अपना पॉइंट सी, वापिस से पहले क्या निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आराम से, 10 kN/m का है, 5 मीटर ये है। तो टोटल इसका लोड आएगा 50 kN, दोनों तरफ हाफ हाफ जाएगा।
25 इधर गया, 25 इधर गया। तो यहाँ पे आपका नेट आ जाएगा 25 × 2। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखना सी पे, तो सी पे मोमेंट कितना आएगा, एम सी मीन्स मोमेंट एट सी। 25 × 2 दैट इज अवर 50 kN मीटर। ओके, मोमेंट आ गया। अगला क्या निकालना हमको, आई एन ए। अगली टर्म कौन सी है, आई एन ए। आई एन ए क्या हो जाएगा आपका, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया अपने केस के अंदर, तो आई एन ए क्या होता है, BD³ / 12, क्योंकि हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। सो बी आपका 20, 100 का क्यूब / 12। इसको सोल्व कर लेना, कुछ वैल्यू आएगी किसके अंदर, mm⁴, क्योंकि क्यूब यहाँ पे है, इसकी यूनिट किस में होगी, mm⁴ में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि ऐसा कुछ आ रहा है, मैं कुछ ले नहीं रहा, लाइक बस मैं कुछ अज्यूम कर लिया कि 10⁴ आ गया। ठीक है, कैलकुलेट आप कर ही लोगे। अब आपको सिग्मा निकालना है। ऊपर कंप्रेशन आ रहा है या नीचे टेंशन आ रहा है, ये कैसे जज करोगे, ये आपको देखना है उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका आ रहा है कैसा, सैगिंग, ये तो दिख गया होगा आपको, सैगिंग आने वाला है ऐसा। इसका बेंडिंग मोमेंट जब बनाओगे तो क्या आएगा, सैगिंग आएगा ऊपर। अगर सैगिंग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर कंप्रेशन है, नीचे क्या है, टेंशन। इसका फिक्स मतलब है, बता चुका हूँ। तो आपको नेचर पता लग गया, अब आपको बताना है मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, वाई पे। जैसे जैसे आपका वाई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सिग्मा बढ़ेगा। ठीक है। तो ये मान लो आपका क्रॉस सेक्शन है फॉर एग्जांपल, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसकी, ये ऊपर की, ये बॉटम की, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका सिग्मा। ठीक है। तो सिग्मा कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। सही से बनाते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी। वैल्यू कैसे निकालोगे, टॉप पे वैल्यू निकाल लो, बॉटम पे वैल्यू निकाल लो, बीच पे तो जीरो होना ही है। बस इतना ही आपको दिखाना है। तो सिग्मा सी कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करते हो तो कितना आता है, m/INA × y। y कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक y कितना हो जाएगा, 100 हमने टोटल लिया है केस के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 50। ओके, ये कितना हो गया आपका, 50। यूनिट का ध्यान रखना बस, किलोमीटर मीटर। और मैं सोल्व कर ही देता हूँ, यूनिट का लफड़ा नहीं रखते हैं, 1 सेकेंड। अगर आप आई एन ए निकालते हो तो कितना आने वाला है, 20 × 100 का क्यूब, क्योंकि कई बार यूनिट में भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो करा ही देता हूँ सोल्व। तो ये आपका आएगा 1.67 10⁶ ठीक है, 6 आएगा। ओके, ठीक है। आई एन आपका हो गया 1.6 10⁶, और वाई आपका कितना हो गया, वाई आपका हो गया टोटल 50 हो जाएगा इसमें, इस केस के अंदर। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ साइड के अंदर। ठीक है। सिग्मा सी इज इक्वल टू 50 kN मीटर अपॉन आई एन ए कितना है, 1.67 10⁶mm⁴ मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है, 50 mm। तो मैं इसको भी किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, mm के अंदर। ओके, न्यूटन इंटू mm में इसको कन्वर्ट कर लो। तो किलो न्यूटन से तो कितना हो गया, 10⁻3। और मीटर को भी जब mm में करोगे कितना हो जाएगा, दोबारा 10⁻3। 50 इधर है, 1.67 इधर है, 10⁻6 इधर है, ये 3 6 दो बार कट गए। 50 50 250 आपका हो गया, लेकिन ठीक है। 250 मल्टीप्लाई बाय 1.67, 149.7 आएगा। किसमें आएगी यूनिट, न्यूटन पर mm²। कैसे आएगा पर mm², 1 mm ये रहा, 1 mm ये रहा, सो 4 के रह गए 2। ओके, और यहाँ क्या बचेगा, न्यूटन। सो न्यूटन पर mm²। और इसको न्यूटन पर mm² को आप लिख भी सकते हो मेगा पास्कल, एक ही बात है। कई बार कंफ्यूज कर देता है सवाल में मेगा पास्कल लिख के, क्योंकि जो आपका पास्कल है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप न्यूटन मीटर को mm में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये किसमें हो गया, mm² में। इसको अगर लेके जाते हो तो कितने हो गए, -6 न्यूटन पर mm²। ओके, ऐसे। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं इसके पास, क्योंकि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ओके, 1 मिनट रुकना है बस। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 1 पास्कल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल है, तो अगर 10⁻6 इधर है नेगेटिव में, तो उधर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 मेरा इधर क्या बचा, न्यूटन पर mm²। किसके बराबर हो गया, 10⁻6 पास्कल के। और जहाँ पे 10⁻6 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा।
सो 1 मेगा पास्कल इजकल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसलिए बराबर होता है, ठीक है। तो मेगा पास्कल हुआ या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर हुआ, दोनों बराबर है, ध्यान रखना। डेरिवेट मैंने यहाँ पे कर दिया है। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, एक बार प्रैक्टिस खुद भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो बेंडिंग मोमेंट से आप ऐसे इसको सोल्व कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत मैं और कुछ बताता हूँ इसके अंदर। अब कुछ है इसके अंदर, जैसे कि मेरा हुआ, ठीक है, फॉर्मूला मैंने देख ही लिया, F m/I सिग्मा/y E/r। तो इसको भी साइड में रखते हैं, इसका कोई काम नहीं है, अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं टॉप फाइबर की बात करूँ, तो इसके लिए मेरा जो y होगा, y मैक्स के बराबर होगा, क्योंकि मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, y मैक्स है। तो मैं इसको y को y मैक्स कर रहा हूँ किस केस के अंदर, जब मैं टॉप फाइबर्स को देख रहा हूँ, ठीक है, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, मोमेंट कुछ है उस सेक्शन पे, मान लेते क्या है, m है। I, अगर ये अपना ये है क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो कितना हो जाएगा, BD³ / 12। सिग्मा रहने देते हैं, सिग्मा मीन्स हमारा टॉप। सो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होगा सिग्मा। वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स और वाई मैक्स क्या हो जाएगा, D/2, क्योंकि ये भी D/2 है, ये भी D/2 है, D/2। तो एम हमारा हो जाएगा, सॉरी, नॉट एम, सिग्मा मैक्स हमारा हो जाएगा M × सॉरी, BD² / 12। ठीक है, तो ये कटेगा, तो ये 6 BD³ / 12, ये रह गया स्क्वायर। सो हमारा एम कितना आ गया, एम, सॉरी, हमारा सिग्मा मैक्स आ गया ये BD² / 6, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इसके लिए बताया, मान लो कोई कुछ भी केस हो सकता है, कुछ भी, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, कोई भी केस हो, तो कैसे करोगे, M/I बराबर सिग्मा/y। एम को मैं इधर ही रखता हूँ, सिग्मा के मल्टीप्लाई में I/y कर देता हूँ, INA/y। ओके। और y को भी कर देता हूँ y मैक्स, और सिग्मा हो गया हमारा सिग्मा मैक्स, और कुछ मोमेंट है, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है। अगर मान लो ये सारे हमारे मैक्सिमम है, y भी मैक्सिमम हुआ, हमारा सिग्मा भी मैक्सिमम हुआ, और मैं कह देता हूँ कि जो सिग्मा मैक्स है, क्योंकि ये जो सिग्मा मैक्स क्या है, जो स्ट्रेस है, वो सिर्फ ले सकता है 100 मेगा पास्कल तक। मैंने बोल दिया कि जो आपका प्रॉपर्टी है, मीन जो भी आपका सेक्शन है, मटेरियल है, और जो भी बीम है, वो मैक्स टू मैक्स इतना ले सकता है, ठीक है, 100 मेगा पास्कल। कितना ले सकता है, 100 मेगा पास्कल। तो इसकी वैल्यू मैंने मैक्सिमम कर दी 100 मेगा पास्कल। आई हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि वो सेक्शन है कुछ। वाई मैक्स हम देख ही लेंगे, कैसे देख लेंगे, वाई मैक्स कहाँ से हो जाएगा, सेंटर से। तो एम किस में हो जाएगा, मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी इसको बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दूसरा नाम। ऐसा नाम क्यों है इसका, क्योंकि अगर इसको मैक्स टू मैक्स कर देंगे, तो इतना ये मोमेंट ले पाएगा, तभी तो इसमें सिग्मा मैक्स कितना बनेगा, 100 बनेगा। मैक्सिमम अगर इतना मोमेंट वो ले पाएगा, तभी तो कितना आएगा, 100। अगर मोमेंट इससे ज्यादा हो गया, इन एनी केस, अगर आपका जो मोमेंट है, अप्लाइड मोमेंट, एम अप्लाइड, बाहर से अप्लाई हो रहा है, वो इसके MOR से ज्यादा है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, केस में फेल हो जाएगा, बीम हमारा क्या हो जाएगा, फेल। और अदर केस लेस देन इक्वल टू है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेफ। ठीक है, तो ऐसे आप फेल और सेफ बता सकते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी किस बार कभी कभी निकाल लेते हैं इस केस के अंदर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो इस केस में आप क्या लिखोगे इसको, MOR/M अप्लाइड। अगर आपका M अप्लाइड MOR से कम है, वापिस, M अप्लाइड MOR से कम है, तो क्या रहेगा, सेफ। और अगर एक कम है, ठीक है, MOR M अप्लाइड से, सॉरी, M अप्लाइड MOR से कम है, सॉरी, क्या गलत, थोड़ा गलत बोल दिया, 1 सेकंड, दोबारा मैं करता हूँ, रुको। अगर आपका मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, MOR क्या है, ज्यादा है, किससे, M अप्लाइड से, ये मैं अब नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका M अप्लाइड छोटा है किससे, MOR से, लिख भी देता हूँ मैं, MOR मेरा ज्यादा है M अप्लाइड, तो इस केस में क्या होगा, सेफ होगा, क्योंकि आपका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा आ रही है, जो उस पर अप्लाई हो रहा है उससे। तो इस सेफ्टी, कितनी सेफ्टी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो कितनी सेफ्टी है मीन्स कितना गुना उसमें सेफ है, ठीक है, कितना मल्टीपल सेफ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, MOR/M अप्लाइड।
तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, तो यहाँ आपको हमेशा ग्रेटर देन वन रखना है, तभी वो क्या रहेगा, सेफ। अगर लेस देन इक्वल टू वन आ गया, सॉरी लेस देन वन आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल क्यों? क्योंकि आपका एम अप्लाइड क्या हो चुका है, अब ज्यादा हो चुका है एम ओ आर से, और इस केस में क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं। एक और चीज है इसके अंदर, ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है आई अपॉन वाई मैक्स, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हो एम ओ आर बराबर सिग्मा मैक्स इंटू जेड। काफी लाइक जनरल टर्म है, तो आपको इसको याद रखना है, जेड। ओके, सेक्शन मॉडुलस डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे निकाल सकते हो, मान लो मेरा ये रेक्टेंगुलर है, फॉर एग्जांपल आई हैव द रेक्टेंगुलर वन, सेकंड इज ट्रायंगुलर वन, एंड लास्ट इज, सॉरी, सेकंड इज रेक्टेंगुलर वन, लास्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें काफी कुछ बताने। ठीक है, सभी केस के अंदर वही, एक, दो, नहीं एरो नहीं चाहिए, एंड तीन, सेम, वन, टू, इसके जो एन ए से पास हो रही है, एंड थ्री, जो बॉटम फाइबर से पास हो रही है, वन, जो इसके एन ए से पास हो रही है, एंड लास्ट। ठीक है, ये रहा। तो इसका अगर बनाओगे तो सबसे पहले इसका आई एन ए कितना है, बी डी क्यूब बाई 12, वाई मैक्स कितना है, डी बाई 2, सो जेड कितना हो जाएगा, आई एन ए अपॉन वाई मैक्स, जो मैं बता चुका हूँ कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से एम और वो सब कुछ निकल जाएगा। सेम यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे हमारा आई एन ए कितना था, पाई आर 4/4, या फिर पाई डी 4/64। वाई मैक्स कितना होगा, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा, वाई मैक्स किसके बराबर है, आर के बराबर, आर या फिर डी बाई 2। ठीक है, दोनों। तो जेड क्या हो जाएगा, वापस से वही, जेड फिक्स है, आई एन ए अपॉन वाई मैक्स। तो इसको सोल्व करोगे, पाई आर 4/4 एंड आर, तो कितना आ जाएगा, पाई आर क्यूब बाई 4। ठीक है, दूसरे केस में पाई डी क्यूब बाई 32। नीचे के आई एन ए फिक्स है, बी एच क्यूब बाई 36, वाई मैक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखो मैंने कहा था कहाँ से लेना है वाई मैक्स, यहाँ से, तो ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी। नीचे गए तो कितना बचेगा, h/3, ऊपर गए तो कितना बचेगा, 2h/3। कौन सा मैक्सिमम है, ऊपर वाला, तो कितना लेना है आपको, 2h/3। तब जाके इसका क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, वाई मैक्स ही लेते हैं, जेड के अंदर हमेशा क्या आता है, वाई मैक्स। तो ये आपका जो भी आएगा आप सोल्व कर लेना, 3/12 24 आएगा आई थिंक, बी एच स्क्वायर बाई 24। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना। तो ये आपका जेड आ गया। सभी केस के अंदर स्टेट स्टेट कर बना दो, जो भी है। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ऐसा आएगा, कंप्रेशन टेंशन सेम, कंप्रेशन टेंशन। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमको पता है सिग्मा प्रोपोर्शनल है वाई के, तो अगर ऊपर थोड़ा ज्यादा बन रहा है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि नीचे अगर टेंशन आ रहा है तो वो कम आएगा, ऊपर अगर कंप्रेशन आ रहा है तो वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 2 टाइम्स ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स क्या है, वाई बड़ा है, वाई ऊपर क्या है, 2 टाइम्स बड़ा है। यहाँ पे कितना वाई मैक्स, h/3, ऊपर वाई मैक्स कितना है, 2h/3। तो 2 टाइम्स अगर आपका वाई बड़ा है तो 2 टाइम्स हमारा क्या आएगा, सिग्मा भी आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो वहाँ पे कितना होगा, 2σ1। बाकी सभी केस में बराबर है, σ1 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 और σ1, लेकिन ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव द सेक्शन ऑफ टी। ओके, टी सेक्शन है फॉर एग्जांपल आपके पास, ऐसा कोई टी सेक्शन है, तो आपको पता है इसका न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वाले पोर्शन में लाई करेगा, ये रहा। ठीक है, नजदीक करेगा ऊपर वाले के, तो इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर नीचे ज्यादा आने वाला है, ऊपर कम, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस अगर आपके ऊपर शिफ्ट हो गई तो नीचे क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है टेंशन फोर्स, तो आपका सिग्मा सी क्या होगा, छोटा होगा,
और सिग्मा टी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक्स है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूले है वो मैंने करा दिए, उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं। कुछ थोड़े बहुत अलग तरीके के सवाल कभी बन जाते हैं तो उसका मैं छोटा छोटा है वो बता देता हूँ, कभी भी अगर मान लो बन जाए सवाल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक गेट में बन जाते हैं जनरली, गेट ऐसे में। मान लो मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे कुछ एक पोर्शन होगा, ठीक है। मान लो ऐसा कोई पोर्शन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पे ये जो है कितना फोर्स रेजिस्ट करेगा और कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगा, ठीक है। कितना फोर्स और कितना मोमेंट। इसका कुछ एरिया मान लो ए है, बोले कोई एरिया ए है, और इसकी जो सीजी है वो न्यूट्रल एक्सिस से वाई ऊपर है। ओके, डेप्थ दे दी कितनी, वाई। एंड लेट्स टेक इट वाई बार कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वाई बार। ठीक है, सेटेड एरिया का सेंट्रोइड कहाँ पे, वाई बार है एन ए से। तो इस केस में आपसे दो चीजें पूछेगा, फोर्स मोमेंट। तो फोर्स आप कितना लिख सकते हो, फोर्स आपका हो जाएगा सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार। कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे याद रखोगे। हमको पता है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मीन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, ऐसे आता है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अगर कोई वाई डेप्थ पे है, मीन्स वाई बार डिस्टेंस पे है, तो उस पे वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू होगा, हमको पता है सिग्मा बाई वाई होता है, एम बाई आई होता है। ओके, और यहाँ पे अगर आपका क्या है, सिग्मा मैक्स है, कितने पे है ये, वाई मैक्स पे। अगर आपका वाई मैक्स पे सिग्मा मैक्स है, तो 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स क्या होगा, स्ट्रेस, ठीक है, ये स्ट्रेस की बात हो रही है। तो आपका वाई बार पे कितना हो जाएगा, वही सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, सिमिलर बिल्कुल। ये ट्रायंगल है, मुझसे यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, और मेरे को इसका पता है, मेरे को ये डेप्थ पता है वाई बार, मेरे को टोटल डेप्थ पता है वाई मैक्स। सेम वही सिमिलर ट्रायंगल लगाओ तो आपको वाई बार से, अगर वाई बार पे देखोगे तो कितना आएगा, सिग्मा मैक्स और वाई बार बाय वाई मैक्स, ये प्रोपोर्शन में किसका वैल्यू बैठ फैक्टर होगा, सिग्मा मैक्स का, ठीक है, वाई मैक्स। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। अगर आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, बस वही क्या है, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार। तो ऐसे फॉर्मूला है किसका, फोर्स का। मोमेंट निकालोगे, मोमेंट में सिर्फ एक चेंज करना है, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार का स्क्वायर कर दो, सिर्फ इतना सा। ओके, ए वाई बार का स्क्वायर, बट इसको कंसिडर करो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिखना, आप लिखना कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सेक्शन का, वो आप लिख दो आई। आई डैश इसको नाम देते हैं कि इसका जो सीजी के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई डैश। सो आई डैश को लिख सकते हो, ठीक है। एक सवाल मैं करा देता हूँ इस पे भी थोड़ा सा। 80 mm का ये है, 400 mm का आपका डेप्थ है, और ये पोर्शन बोल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 40 mm में इसको देता हूँ, स्केल के हिसाब से मत देखना, बस मैं बस डायग्राम बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 50 mm, ठीक है। ये पोर्शन के बाद बताओ क्या फोर्स आएगा, क्या मोमेंट इससे रजिस्ट होगा। तो फोर्स तो इतना कर लेगा, क्या सिग्मा मैक्स वाई मैक्स इंटू ए वाई बार। ए वाई बार कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40 इंटू, और एन ए के अबाउट सी जी देखोगे तो कितना ऊपर है, 25 का, 50 का आधा 25। सिग्मा मैक्स वाई मैक्स आपको पता लग जाएगा, ठीक है, मतलब उसके लिए कुछ दिया होगा जिससे आप निकाल सको। एम कितना है, वही एज इट इज कॉपी। क्या निकालना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, आई डैश मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर है ये भी एक, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी कितना है 40, डी कितना 50 क्यूब बाई 12। बस ये सोल्व करना है, इससे आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये आई थिंक इतना ही इसमें काफी है। बाकी और तो इसमें कराने की जरूरत नहीं है, फॉर कोई भी अगर आपको सवाल करना है, सवाल इससे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ये रुकता हूँ, बाकी नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको करा दूंगा, शेयर स्ट्रेस। ओके। ओके, तो